पिछले मतलब पिछले 2 सेशन से हम अराउजल और परफॉर्मेंस के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसका क्या रोल है एंड हाउ द अराउजल गोज और हमारे उसके परफॉर्मेंस पे उसका क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो हमने लास्ट सेशन में भी किया था और आज रिपीट करने, बिकॉज हम थ्योरी से स्टार्ट करने वाले हैं अराउजल की। सो हम सबसे पहले जिस थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज अ ड्राइव थ्योरी, मतलब जो हल ने 1951 में दी थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आपसे प्रोसेस किया जा सकता है कि हल ने जो एक अराउजल एंड परफॉर्मेंस का एक थ्योरी दिया था 1951 में, तो वो क्या है? सो इसको क्विकली वी विल स्टार्ट विद कि इस थ्योरी में हल क्या बोलते थे कि जो परफॉर्मेंस और अराउजल और परफॉर्मेंस का जो रिलेशनशिप है वो एक लीनियर रिलेशनशिप है। दैट मीन्स कि एक सीधा रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे अराउजल बढ़ता है द परफॉर्मेंस ऑल्सो स्टार्ट प्रोग्रेसिंग, परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। बट उनका हमेशा ये उनका एक क्राइटेरिया था उस पे कि वो ये चीज बोलते थे कि जब हाई परफॉर्मेंस आपकी चल रही है और आपका अराउजल बढ़ रहा है, हाई परफॉर्मेंस चल रहा है, बट उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल है, जो एथलीट है, वो स्किल जो है वो वेल लर्नड होना चाहिए। अगर वो वेल लर्नड होगा तो नेचुरली अराउजल भी ऊपर जाएगा और उसका परफॉर्मेंस भी अप जाएगा। बट अगर स्किल जो है वो वेल लर्न नहीं है, उसका परफॉर्मेंस और स्किल विल जो होगा वो डिटोरेट हो जाएगा और उसका अराउजल जो है वो एज डिटोरेगा जैसे जैसे उसकी अराउजल जो है वो इंक्रीज होगी। तो इन द सिंपल आपको यहाँ से सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ड्राइव थ्योरी में जो वो रिलेशनशिप के बारे में बात करते थे वो एक सीधे रिलेशनशिप के बारे में बात करते थे कि एज द हमारी अराउजल विल इंक्रीज, द परफॉर्मेंस विल आल्सो इंक्रीज। द ओनली थिंग विच विल कम इज कि आपको अगर स्किल वेल लर्न नहीं है तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल हाई नहीं जाएगा और आपका अराउजल पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा एंड द परफॉर्मेंस विल गो डाउन। तो ये 2 पॉइंट्स जो है आपको इसके साथ ड्राइव थ्योरी पे याद रखनी है, राइट? और अराउजल में फिर बता देती हूँ बिकॉज बार बार ही हम अराउजल बोल रहे हैं, तो आप सिंपली इसको याद रहे, जब हमारे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का जो स्तर होता है ना, दैट इज अराउजल, यू नो, इज द लेवल ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। ठीक है, तो हम इसके रिलेशनशिप विद परफॉर्मेंस बता रहे हैं। तो आज सुबह जब आपको स्टार्ट किया था सेशन तो सर ने ड्राइव थ्योरी के बारे में बताया था और उसके साथ साथ हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज इन्वर्टेड यू थ्योरी, जो कि आप एक फोटो देख पा रहे हैं, जिस आई थिंक ग्रुप ने जिन्होंने मेरा लास्ट सेशन अटेंड किया था तो मैंने उनको एक फोटो भी दिखाई थी। यू नो, ये थ्योरी समवॉट उसके लायक ही उसी की तरह है। ठीक है, तो ये 1908 में दिया था ये थ्योरी, और ये थ्योरी उसी कॉन्सेप्ट से है जो हमने लास्ट सेशन में लिया था कि जैसे जैसे जो है आपका अराउजल बढ़ता है आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, बट अराउजल जो है एक मॉडरेट मतलब ऑप्टिमम लेवल, यू नो, जैसे मैं यहाँ से कर्सर आपको दिखा रही हूँ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, ये दिस इज द ऑप्टिमल लेवल। ठीक है, इस ऑप्टिमल लेवल तक अराउजल जाता है एंड द परफॉर्मेंस विल आल्सो गो दैट वे, यू नो। तो आपका परफॉर्मेंस यहां तक गया ऑप्टिमल लेवल पे और यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अराउजल लेवल एक ऑप्टिमल लेवल पे है। ठीक है, सो आपकी मॉडरेट अराउजल लेवल यहाँ पे आ गई। ठीक है, और आपकी परफॉर्मेंस भी देखो कहां से, यहाँ से हाई गई। ठीक है, सो आफ्टर दिस पॉइंट इंक्रीज अराउजल जो है वो इंक्रीज इस हाई पर जो आपकी परफॉर्मेंस आ गई वो इस पे आ गई। बट उसके साथ साथ एक क्राइटेरिया ये भी चीज है कि ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी यू आर डूइंग। ये नहीं है कि यू नो आपका अराउजल ऑप्टिमल लेवल पे आ गया एंड देन द परफॉर्मेंस गोज अप, बट इसके साथ साथ क्या आपकी एक्टिविटी की टाइप है, आप कितने उसमें एक्सपर्टाइज है, द लेवल ऑफ कितना ज्यादा आपको उस स्किल के प्रति यू नो यू हैव एन एक्सपीरियंस, राइट? एट द सेम टाइम पर्सनैलिटी, क्या पर्सनैलिटी टाइप है, लाइक सपोज पर्सनैलिटी ए एंड बी। आप पर्सनैलिटी ए मतलब कि यू नो दोज हु एडजस्टेबल, आपकी पर्सनैलिटी में वेर यू एडजस्ट टू द सिचुएशन और आपकी पहले से पर्सनैलिटी इस तरह से बनी हुई है। एंड टाइप 2 पर्सनैलिटी में आ गया कि यू नो में आ गया बी पर्सनैलिटी कि यू नो जो आर नॉट एडजस्टेबल, प्रॉब्लम क्रिएटर्स, और वो तो उनके उनके उन 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 क्राइटेरिया में द सिचुएशन विल बी ऑन अ डिक्रीज। सो द एज द arousal goes up to the optimal and the performance will, but sorry यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जैसे जैसे
अराउजल जो है इंक्रीज करता है तो इम्प्रूवमेंट आने लगती है परफॉर्मेंस में एक ऑप्टिमम लेवल तक। बट इसके साथ साथ आप इस पॉइंट के साथ साथ जो आपका जो इंक्रीज अराउजल होता है वो लीड्स टू डिटोरेट परफॉर्मेंस व्हेन आपकी डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी टाइप, आपकी कौन सी एक्टिविटी है, क्या आप कर रहे हैं अराउजल एक्टिविटी से बेस, कितना ज्यादा उसमें आपने स्किल की एक्सपर्टी है आपको। एंड द थर्ड इज द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब कि देखिए हर व्यक्ति सबसे भिन्न है, तो ए पर्सनालिटी आ गया और दूसरा बी पर्सनालिटी आ गया, तो ए पर्सनालिटी के लोगों का स्तर इस तरह से रहता है कि दे आर एडजस्टेबल, और बी पर्सनालिटी की में आ गया कि जोज हु आर नॉट एडजस्टेबल और उनको तरह तरह का बीमारी भी हो जाता है, तो नेचुरली द अराउजल लेवल जो बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली द परफॉर्मेंस विल डिटेरियोरेट। तो आपको इन द होल ये याद रखना है कि जब हमारी परफॉर्मेंस एक ऑप्टिमम लेवल पे है, तो मतलब मॉडरेट लेवल पे है, हमारा परफॉर्मेंस वहां पे सबसे ठीक रहता है। ज्यादा जाएगा तो प्रॉब्लम, यहाँ पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब ये ज्यादा जाता है तो भी प्रॉब्लम करता है, और अगर ज्यादा के बाद अगर ये बहुत ही ज्यादा नीचे चला जाएगा देन इट्स प्रॉब्लम। बट द क्राइटेरिया इज कि आपकी एक्टिविटी क्या है, आप क्या एक्टिविटी करें, आपकी क्या एक्सपर्टीज है, एंड द पर्सनैलिटी, कौन सी आपकी पर्सनैलिटी की टाइप है। ओके, देन जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, इज इट ओके विद यू? जैसे सुबह सर ने बोला था कि जो ए पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं वो अपना काम पहले ही कर लेते हैं, ऐसे करके उन्होंने एक एग्जांपल दिया था। और जो बी पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, जैसे उनको 30 दिन का दिया है, तो वो जैसे कि उसका 30 दिन कंप्लीट होने वाला, तो वो एक ही दिन पहले ही काम करेंगे। मैम मेरे को ये समझ नहीं आई, हड़बड़ाहट, यस हड़बड़ाहट रहेगी उनको ना, तो उनका अराउजल लेवल जो होगा ना, हाँ जी मैम, तो नेचुरली उनका अराउजल लेवल विल आल्सो गो हाई। तो नेचुरली जब आपका हम बोल रहे हैं कि अराउजल लेवल आगे जाएगा, इंक्रीज होगा, तो नेचुरली परफॉर्मेंस नीचे जाएगी। मतलब मेन कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि आपका जैसे जैसे आपका अराउजल बढ़ेगा आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, बट ऑप्टिमम लेवल पे जब वो बैठेगा तो हमारी हाई परफॉर्मेंस होगी। अगर अराउजल उस लेवल पे है, ऑप्टिमल लेवल पे है, परफॉर्मेंस विल मतलब इंप्रूवमेंट होगा। बट उसके साथ साथ जो क्राइटेरिया है वो इन 3 पे है कि आपकी क्या, आप उस टाइम पे आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको उस पर्टिकुलर स्किल के प्रति कितनी एक्सपर्टी है, और इस तरह से द थर्ड इज पर्सनैलिटी, आपका पर्सनैलिटी क्या है, मतलब आप किस व्यक्तित्व के व्यक्ति है, आप व्यक्तित्व ए व्यक्तित्व के हैं या बी व्यक्तित्व के हैं। ओके, यस मैम, ओके, देन इज द कैटास्ट्रोफिक थ्योरी, जो हमारा द थर्ड थ्योरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो टॉप 1990 में और 1996 के बीच में इसमें मेजर ऑफ द काम किया गया था इस थ्योरी के रिगार्डिंग। ये थ्योरी मतलब पहले तो आप कैटास्ट्रॉफी को समझ लीजिए, कि कोई भी भयानक और दुर्घटना वाला सिचुएशन जब अकर करता है, उस चीज को आप समझ लीजिए कैटास्ट्रॉफी, ठीक है। तो इसमें जो हमारे हार्डी थे, जो साइंटिस्ट थे, वो क्या बोलना चाहते थे कि जैसे जैसे अराउजल बढ़ता है परफॉर्मेंस बढ़ती है टू एन ऑप्टिमम लेवल, एज हमारी इन्वर्टेड यू थ्योरी बोलती थी, ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद वो ये बोलते थे कि अगर आपने देखा होगा मेजर बड़े बड़े प्लेयर्स है, जैसे सचिन तेंदुलकर, और वी टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ प्लेयर, कि उनको दे हैव है हमारे को कि हमारे अराउजल का रेगुलेशन आना, जब एथलीट जो है अपने अराउजल का रेगुलेशन उसको आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि उसको कैसे रेगुलेट करना है, तो डेफिनेटली वो अपने अराउजल को एक पर रखता है, और उस ऑप्टिमल लेवल पे रख के वो अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट उसका आउटपुट लेने की कोशिश करता है। बट आपने देखा कि इन मेनी सिचुएशंस, जैसे टॉप एथलीट्स में क्या हो जाता है, जैसे कोई सिचुएशन अकर हो जाती है इन गेम, क्या हो जाता है कि somebody कोई उसको स्लेजिंग कर देता है, या सम काइंड ऑफ सिचुएशन हैपेंस टू इट, तो नेचुरली वो क्या होगा, उसका लेवल ऑफ अराउजल्स में डिप्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस जो है ना, दैट स्टार्ट्स डिटोरिएटिंग, उसकी परफॉर्मेंस और उसका अराउजल लेवल
मतलब जो होगा नेचुरली अराउजल लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई पे चला जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस कैसे हो जाएगी, नीचे को आनी स्टार्ट हो जाएगी. सो तो बट इसके साथ साथ उन्होंने ये चीज भी बोली कि एज लॉन्ग एज इन प्लेयर्स को जैसे ही जल्दी समझने लग जाते हैं कि दिस ये स्लेजिंग और ये चीजें इसलिए की जा रही है तो मुझे नीचे लाने के लिए या मेरे अराउजल के ऊपर काम करने के लिए, तो जितनी जल्दी वो अवेयर हो जाते हैं और वो अंडरस्टैंडिंग लग जाते हैं, तो इस तरह के प्लेयर्स दोबारा से इंप्रूवमेंट, जैसे उनको अवेयर हो जाते हैं दे स्टार्ट इंप्रूविंग, तो उनका इंप्रूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है. तो दिस इज अबाउट द कैटाट्रॉफिक थ्योरी विच टेल्स अबाउट कि हमारा कैसे अराउजल और परफॉर्मेंस जो है वो साइड बाय साइड चलता है और हाउ दे वर्क. बट है दिस कैटाट्रॉफिक रिस्पॉन्स आता है. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा कर्सर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, यस, तो यू कैन सी दिस कि यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया, बाकी इन्वर्टेड यू की तरह ही चल रहा है, बट यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया एंड देन द परफॉर्मेंस गोज. यहाँ पे उसको अवेयर हो गया. if the athletes aware about it, अगर एथलीट को अवेयर हो जाता है about this is कि this is all happening because of this catastrophic, and then उसका परफॉर्मेंस जो इंप्रूव करने लग जाता है. तो this is the catastrophic theory. Further what the theory talks about, आपको हमने एंजाइटी में बताया था कि दो तरह की एंजाइटी, सोमैटिक और कॉग्निटिव एंजाइटी. तो यहाँ पे क्या होता है, इस जब आप नेगेटिव रिस्पॉन्स या नेगेटिव रिएक्शन जो है ना एक परफॉर्मर परफॉर्म करते हुए उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में देते तो वो किस तरह की दो तरह का एंजाइटी फील करता है, सोमैटिव एंड कॉग्निटिव. तो वो भी कैटाट्रॉफी में भी बता रहे हैं कि जो वो रिएक्शन यहाँ पे जब मैंने बोला ना दैट स्लेजिंग एंड दीज थिंग्स आर हैपनिंग और यहाँ पे एक तरह का रिस्पॉन्स है, तो वो किस तरह से आने लगता है, वो आने लग जाता है सोमैटिक एंजाइटी पे या फिर कॉग्निटिव एंजाइटी पे. कॉग्निटिव एंजाइटी जैसे एज इट स्पेसिफाइड द वर्ड सोमा कि आपकी बॉडी के स्वेटिंग आना, बार बार बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन स्टार्ट, दिल की धड़कनें बहुत धक करना स्टार्ट करना. या कॉग्निटिव एंजाइटी मतलब कि आपकी साइकोलॉजिकल की बहुत ज्यादा अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा. These types of reactions starts coming to it. अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने की चीज है कि जब भी हमारी सोमैटिव एंजाइटी जो है वो लो होती है और कॉग्निटिव एंजाइटी हाई होगी, तो इन दैट सिचुएशन इट कैन, ये कर सकती है मदद परफॉर्मेंस में, ठीक है. बट जब कॉग्निटिव समझे तो हमारा थॉट प्रोसेस से याद रखा करें, और सोमैटिक मतलब हमारे बॉडी के रिएक्शन जैसे स्वेटिंग आना, दिल की धड़कनें तेज हो जाना. तो उसी तरह जब इंक्रीज होता है कॉग्निटिव एंजाइटी में और हाई लेवल ऑफ सोमैटिक होने लगती है, सोमैटिक एंजाइटी होने लगती है, सो उस टाइम पे भी परफॉर्मेंस विल डिक्लाइन, जो परफॉर्मेंस होगी वो डिक्लाइन होगी. एट द सेम टाइम अगर आपकी हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव एंजाइटी है और वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है आपकी सोमैटिक एंजाइटी को, इस सिचुएशन में भी आपका जो है परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ज्यादा डिटोरेट होने लगेगी. और यहीं पे ही वो दैट व्हाट वी टॉक अबाउट दिस कैटास्ट्रॉफिक रिस्पॉन्स के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ, ये यहाँ पे आकर हो जाएगा. और जब ये आकर करेगा तो ऑब्वियसली अगर आफ्टर दिस जब ये कैटास्ट्रॉफिक रिस्पॉन्स आप वहां पे क्रिएट करेंगे तो आपका जो अराउजल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, देन द परफॉर्मेंस एंड वंस अगेन जो होगा आपकी परफॉर्मेंस में जो है वो इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी. मैंने जैसे बताया कि द एथलीट मे बी गेट अवेयर ऑफ इट और अवेयर हो जाएगा वो सिचुएशन उस पर्टिकुलर कैटाट्रॉफिक रिस्पॉन्स के बाद, और वो नेचुरली वापस कम बैक कर लेगा. तो आपने कई बार देखा भी होगा इन मैचेस एंड थिंग्स, इट हैपेंस कि many times we don't know the situation what is happening, but performance कभी ऊपर चला जाता है and then certainly उसको realize होता है कि this is all happening by मेरे ओपोनेंट के द्वारा, ये शायद मे बी इसलिए किया जा रहा है, ये सिचुएशन से किया जाता है, और वापस आपकी परफॉर्मेंस जो है वो लेने लगती है, बेहतर रूप से बेटर आनी शुरू हो जाती है और इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है. नाउ द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अभी तक हम देखिए बहुत सारे चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं, एंजाइटी के बारे में पढ़े हम, उसके बाद हम अराउजल और परफॉर्मेंस के रिलेशनशिप को पढ़े, इमोशंस को पढ़े, तो इतने सारे पढ़ने के बाद then कम्स इफ अराउजल इज देयर
मतलब कि इज द लेवल ऑफ मेंटल और फिजिकल एनर्जी, हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का जो स्तर है अराउजल, उसको वो क्यों जरूरी है उसको रेगुलेट, क्योंकि अब मैं बात कर रही हूँ कि वी टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन, वो रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो एथलीट्स हैं जो इफेक्टिवली नहीं कोप अप कर पाते स्ट्रेसफुल सिचुएशन से और अपनी परफॉर्मेंस से, और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो गिरती रहती है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस, और उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहता, देयर परफॉर्मेंसेज आर गोइंग, तो वो अगर अराउजल की इस रेगुलेट करना सीख लें तो वो ज्यादातर से फोकस रह सकते हैं और ज्यादा कंट्रोल रह सकते हैं। इसको हम अनदर लैंग्वेज में हम ये भी बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन करना, मतलब कि हाउ आई कैन सेल्फ रेगुलेट माई सेल्फ, कि मैं कैसे अपने को अच्छे से बेहतर रेगुलेट करूं, मतलब अपने फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकली, सो आई कैन गेट अ बेटर परफॉर्मेंस और अ बेटर आउटपुट, राइट। तो इसके लिए जो सबसे पहला जिस टेक्निक और जिस पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन ऑफ अराउजल, कि सबसे ज्यादा जरूरी जो सबसे पहला स्टेप है अपने अराउजल को कंट्रोल करने के लिए, वो है कि आप कैसे सबसे पहले अवेयरनेस, यू मस्ट इंक्रीज योर अवेयरनेस ऑफ योर फिजियोलॉजिकल स्टेट्स, मतलब फिजियोलॉजिकल स्टेट्स बिफोर यू कैन कंट्रोल अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग, मतलब कि पहले आप खुद के अपने फिजियोलॉजिकल, मतलब कि जैसे आपके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, उनकी वजह से हार्ट रेट या फिर ये सारी जो चीजें, इनके बारे में हम पहले अवेयरनेस करें, एंड देन हम उसके बाद अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में अवेयर होंगे। वंस यू आर अवेयर ऑफ, हम अपने ऑप्टिमल, जिस हम अभी तक एक ही चीज के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, दैट इज कि ऑप्टिमल अराउजल में हमारा परफॉर्मेंस ऐसा रहता है, तो हम उसको कैसे इंप्लॉय कर सकते हैं, हम कैसे अराउजल रेगुलेशन लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल जो है वो कैसे कोप कर रहा है एंजाइटी को। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर एंजाइटी हो गई तो आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको कैसा फीलिंग रह रहा है, आप कैसे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ अवेयरनेस ऑफ अराउजल हमारे अंदर आए। तो उसके लिए अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि हमारे लिए क्यों अराउजल इंपॉर्टेंट है, रेगुलेट करना अराउजल क्यों है, और उसका क्या पहले टेक्निक स्टार्ट होता है, द फर्स्ट स्टेप इज कंट्रोलिंग अराउजल इज सेल्फ रेगुलेशन, कि खुद को रेगुलेट करना, और सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू, या पहले अवेयर, देन द थिंग इज दिस कि ये टेक्निक है जो बहुत ज्यादा यूज होती है विद द प्लेयर्स, दैट इज JPMR, जेपॉक्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में JPMR भी बोलते हैं इजीली। आई थिंक आपके में से काफी ऐसे प्लेयर्स भी होंगे जिन्होंने, या फिर एज अ प्लेयर, एज अ कोच, आपने अपने प्लेयर्स के साथ भी किया होगा, या आपने किसी साइकोलॉजिस्ट को कभी आपके प्लेयर के साथ ये करते हुए देखा होगा। देखिए, आप इस JPMR को ज्यादा अच्छे से तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आप इसको प्रैक्टिकली, जब आप इसको ऑन फील्ड, या फिर जब आपको जाने का मौका मिलेगा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में साइकोलॉजिस्ट के साथ, कि वो इस टेक्निक को कैसे करते हैं और इसका क्या है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है अबाउट दिस इज कि इसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होता तो हम उसको JPMR नहीं बोलते। तो इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि किसके क्या क्या स्टेप्स हैं, बट इसमें जो मेन चीज है वो याद रखने की है कि हम टेंसिंग एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्पेसिफिक मसल्स लेके चलते हैं, कि हम पहले उसको टेंस करते हैं और फिर उसको रिलैक्स करने की कला, कि पहले हम उसको ये अवेयरनेस और ये अंडरस्टैंडिंग प्लेयर को दी जाती है कि इट इज पॉसिबल टू लर्न, इस डिफरेंस को समझना कि कैसे टेंस करना है मसल को। टेंशन का मतलब कि जैसे आप दोनों हाथ और दोनों को दबाइए खूब 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 खूब। हम भी एथलीट को ऐसे बोलते हैं कि मेरे पांव तक आपने टेंशन महसूस करना है अपने दोनों हाथों में, आप दोनों के हाथों की जो हथेली है उनको आपने 1 से लेकर 5 करते हुए दबाते जाना है, तो वो कहता है 1 2 3 4, वो पूरा प्रेस कर रहा है दोनों हाथों को। बट
एज 5 स्टार्ट वी से स्टॉप एंड देन बोलते हैं कि रिवर्स काउंटिंग के साथ 5 4 3 2 1 आप स्लोली स्लोली अपने हाथ की टेंशन को, हाथ को खोलेंगे और रिलैक्स महसूस करेंगे। तो ये डिफरेंस हम उसको, इसका एक पर्टिकुलर तरीका है जो आप लैब पे जब जाएंगे तो आपके साथ खुद ही एक्टिविटी की जाएगी, तो आपको समझ आएगा कि हम कैसे ये एथलीट्स के साथ करते हैं। बट यहाँ पे आप सिर्फ ये लेके चलिए कि ये टेंसिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ स्पेसिफिक मसल्स को लेकर ये टेक्निक हमको की जाती है। बट टेंशन और रिलैक्सेशन हमेशा जो है वो एक साथ नहीं होती है। वी गो बाय साइड बाय, यू कांट बी रिलैक्स एंड टेंस एट द सेम टाइम, एक साथ नहीं हो सकते। तो वी गो बाय साइड, फर्स्ट टेंसिंग एंड देन रिलैक्सिंग द होल बॉडी, राइट। तो इसका जो मैंने आपको बताया कि जिसकी एंटायर सीक्वेंस है ना एक्सरसाइज की, वो इन 16 पॉइंट्स में। तो हम ऐसा नहीं कर सकते इसमें कि सपोज आई से कि आप बैक से स्टार्ट कर लेते हैं या वील स्टार्ट की लेट्स स्टार्ट विद द स्टमक, नहीं। इसका जो ये क्रम जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये हमारे JPMR के जो साइंटिस्ट थे या जो जेपॉक्सन थे, उन्होंने ही ये क्रिया इसकी निश्चित की थी कि ये इस तरीके से चलेगा कि पहले हम हैंड लेंगे, फिर ट्राइसेप्स लेंगे, शोल्डर लेंगे, नेक लेंगे, माउथ लेंगे, टंग लेंगे, आईज लेंगे, ब्रीदिंग लेंगे, बैक लेंगे, मिडिल सेक्शन लेंगे, देन स्टमक लेंगे, थाइज लेंगे, काल्स लेंगे एंड देन टोज। तो ये इसी वे में चलता है। तो अगर आप जेपॉक्सन JPMR कर रहे हैं तो आपको यही क्रम लेना पड़ेगा, इसी क्रम के थ्रू आप यू कैन परफॉर्म दिस जेपॉक्सन, ठीक है। तो यहाँ से आपको यही लेके चलना है कि ये प्रोसीजर जो है एथलीट को लर्न करवाता है कि उसको कैसे उसको अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना है, कैसे उसको टेंशन से रिलैक्स करना है अपने माइंड एंड बॉडी को। ये पूरा प्रोसीजर जो है 30 मिनट लगभग लेता है इन द इनिशियल सेशंस। जब शुरू में हम करते हैं तो 30 से 35 मिनट तक ये हमारा सेशन जो है वो एथलीट को समझने में और अंडरस्टैंडिंग करने में 30 मिनट लगता है। बट ऐसे ऐसे करते 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 ये एक्सपर्टीज उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं एंड देन द एथलीट यूज इट इन विद इन 10 मिनट्स। तो अब आप मुझे बोलेंगे कि मैम इट्स अ वेरी टफ गेम, हमें तो अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो ऑन द फील्ड तो एथलीट ये कैसे करेगा, ये कुछ है। ये अक्सर कोचेस की तरफ से अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हम इस टेक्निक को हम कैसे यूज कर पाएंगे, कुछ है। सो व्हाट I believe and I always tell my coaches in this way कि the practice make the man perfect, तो हमें इस एक्टिविटी को भी इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि whenever that situation occurs to your athlete he could able to make this। तो इसको अपने टाइम टेबल में अगर आपके एथलीट को is been suffering from some kind of anxiety, उसके arousal लेवल पे कुछ आपको you are getting that affected, अरे नहीं देखिए कि उसका affections जो है वो ठीक नहीं चल रहा है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू पुट दिस इन योर टाइम टेबल। बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं आप एटलीस्ट उसको अवेयर या करने के लिए उसके 1 या 2 हफ्ते में 2 या 3 सेशंस रखिए। सो वो इतना ज्यादा उसके लिए हैबिचुअल हो जाएगा कि whenever that kind of situation occurs to him or her, वो ऑटोमेटिकली उस चीज को करना स्टार्ट कर देगा, राइट। The second is the breath control. I think this is the answer. Last session में किसी ने मुझे पूछा था ये कि what we can do मैम, तो मैंने इक्वली उनको पहले बोला था कि ऑन ग्राउंड अगर करना है तो आपको प्रैक्टिस करानी होगी एंड देन यू कैन डू दिस ब्रीदिंग कंट्रोल का एक्टिविटी। ब्रीदिंग कंट्रोल पे यहाँ पे सिंपल आपको समझने के कि आपको जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि देखो जब हम काम होते हैं ना और बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, जैसे कि अभी हम हैं, मतलब मेरे को आपको कोई टेस्ट नहीं देना है, कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई सिचुएशन नहीं है या आपको डरे हुए नहीं है, परेशान नहीं है, तो आप अभी ब्रीथिंग को नोटिस करो। योर ब्रीथिंग इज मोर स्मूथ, डीप और रिदमिकली चल रहा होगा, उसका एक लय चल रही होगी, लय में चल रही होगी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आपको अभी क्विकली बोला जाए कि 2 मिनट्स पे अंडर प्रेशर वाला सिचुएशन में अभी क्रिएट कर दूं कि 5 मिनट बाद जो मैंने सारा पढ़ाया है वो मैं किसी से भी एक क्वेश्चन, तो नेचुरली और ब्रीदिंग का जो वो शॉर्ट पैटर्न अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपकी ब्रीथनेस जो होगी ना, ब्रेथ होगी, वो शॉर्ट हो जाएगी, शैलो हो जाएगी और बहुत इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है। सो ब्रीदिंग जो है वो आप और ब्रीदिंग के कॉन्फिडेंट मतलब जब आप काम सिचुएशन में और अंडर प्रेशर सिचुएशंस में, तो ब्रीदिंग कंट्रोल जो है बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट और मोस्ट इफेक्टिव वे है अपनी एंजाइटी और अपनी मसल टेंशंस को जब भी होते हैं उसको उससे कम होने के लिए। हम सिर्फ एक डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है,
हम नॉर्मली बहुत ज्यादा इसको यूज भी करते हैं, कि जब आप सांस ले रहे हैं ना, तो सांस छाती से ना लेके आप इसको अपने एथलीट को सिखाएं पेट से। तो हम उसको तरह तरह के टेक्निक बताते हैं कि पेट से सांस है तो वो ज्यादा डीप गहरी होगी और वो ज्यादा कंट्रोल्ड होगी और वो ब्रीदिंग जो होगी बहुत स्मूथ और रिदमिक चलेगी। सो हम उसको जब भी ब्रेथ कंट्रोल्स या ब्रीदिंग टेक्निक्स हम उसे सिखा रहे होते हैं तो वी ऑल्सो ट्राई इट। वैसे ब्रीदिंग के बहुत सारे अदर टाइप्स भी हैं, काउंट ब्रीदिंग या things like that, but the best way or the good way is कि diaphragmatic breathing अगर हम इसको सिखाएं। देन जो ब्रीदिंग जब हम इन और होल्ड करते हैं तो उस पे भी इंक्रीज, मतलब आपको टेंशन इन करते हैं तो जब आप एंड होल्ड करते हैं ब्रीथ को, जो हम इंक्रीज होती है टेंशन। जब ब्रीथ आउट होता है, जब होता है तो डिक्रीज मसल टेंशन। तो ये बेसिकली बहुत से ऐसे अगर आप योगिक एक्सरसाइजेस करते हैं या कुछ ऐसे करते हैं, that is what we do it in yoga, but आपने कभी कुछ, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है तो अगर आपने कभी भी योगा क्लासेस या योगा क्लासेस या कुछ है तो उसमें भी ब्रीदिंग का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी वो ब्रीदिंग कंट्रोल है जो हेल्प करता है और इजीएस्ट वे और मोस्ट इफेक्टिव वे है टू कंट्रोल योर एंजाइटी एज वेल एज मसल टेंशंस। Then the last is that is not the last, C is the biofeedback। biofeedback का मतलब यहाँ पे मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगी, डोंट घबराइएगा मत कि बायोफीडबैक मैम हमने तो कभी सुना नहीं है और ये क्या चीज है ऐसा। बायोफीडबैक में आप सिंपल समझ लीजिए, बायो का मतलब इफ यू गो फॉर डिक्शनरी, सिंपली यू गो फॉर दैट इज रिलेटेड टू बॉडी, जैसे जैविक आप बोल सकते हैं, ठीक है। फीडबैक आपको पता है कि सूचना देना। तो आप इसको पहले क्लियरली समझ लो, कि जो एक बायोफीडबैक जो मशीन होती है उसमें जो हमारे शरीर के जो आंतरिक अंदर की जो स्थिति के बारे में हमें जो सूचना देता है, that teaches the people about their physiological responses is biofeedback। ये बायोफीडबैक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस जो आपके जैसे कि आपका दिल की धड़कने हैं, ब्रेथ है, इन रिस्पॉन्सेस के बारे में जो आपको जानकारी। अब ये जो मशीन है ये आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, जब आप लैब में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें एक बहुत बड़ा मॉनिटर होता है। मॉनिटर के साथ साथ काफी सारे गैजेट्स होते हैं, जैसे हार्ट रेट मॉनिटर को हार्ट रेट के लिए, स्किन टेम्परेचर के लिए, या फिर यहाँ पे जो है हमें एथलीट को ना किसी तरह का वी डोंट हैव टू मेक द एथलीट मोर साइंटिस्ट, कि हम उसको ये टेक्निक, यहाँ पे हमारे को सिर्फ उसको उसके रिस्पॉन्सेस फॉर दैट सर्टन सिचुएशंस और उसके कैसे कैसे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो चीज है उसके बारे में एक आंतरिक स्थिति जो है उसके बारे में सूचना लेनी होती है। एंड देन वी हैव टू लर्न कि वो कैसे एथलीट अपने को रिलैक्स कर सकता है उस टेंस वाली सिचुएशन से। ओके, देन ये चीज आप सिर्फ यहाँ से कोई यू डोंट हैव टू टेक बड़ी बड़ी चीजें यहाँ से सिर्फ आप बायोफीडबैक अगर हम मशीन के बारे में हमने पढ़े हैं सुबह, तो हम उसकी मोडालिटी उसके साथ क्या क्या जो चीजें हैं वो जुड़ी हुई है वो आप सिर्फ यहाँ से यही लेके जाएं। तो हमको अगर उसकी ब्रेन मतलब दिमाग की तरंगों को के लिए एक मोडालिटी होती है जिसको EEG बोलते हैं, इलेक्ट्रोग्राफी ग्राम, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ब्रेन की तरंगों के लिए कि इन डिफरेंट सिचुएशंस और उसका रिएक्शंस कैसे होता है। उसी तरह से ब्रीदिंग के लिए भी सर्टेन टाइप ऑफ उसमें पैटर्न्स को असेस करने के लिए डिफरेंट बैंड्स होते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ थर्ड जो है HRV, हम उसको बोलते हैं हार्ट रेट वेरिएशंस को नापने के लिए भी और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को नापने के लिए भी फिंगर पे जो है हमें एक सेंसर तरह का उपकरण होता है, उसको हम फिंगर्स पे लगाते हैं। उसी तरह से देन इज EMG इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसी को भी नापने के लिए हम एक तरह का सेंसर यूज करते हैं कि वो उससे उसके रिएक्शंस उस पर्टिकुलर, कई बार जो होता है
वी गिव द सिचुएशंस, हम उनको सिचुएशंस देते हैं वेयर हम उसके नाप कर सके उसकी एंजाइटी, उसके अराउजल लेवल को। और कई बार एथलीट इतना ज्यादा एंग्शियस और इतना ज्यादा उसका लेवल ऑफ एंजाइटी होता है कि ऑटोमेटिकली जब उसको नॉर्मली भी बात कर होते हैं उसकी फ्लक्चुएशन स्टार्ट होती है। मेनी टाइम्स वी सी द इट कम्स जब मशीन भी स्टार्ट करी होती है, द उसकी फ्लक्चुएशन, उसके हाव भाव से में ही इतना ज्यादा इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है कि वो हमारे को एक पिक्चर के रूप में हमारे पास आना स्टार्ट हो जाए। देन कम्स दी फिफ्थ जो उसके साथ मोडालिटी हम बात कर रहे हैं, दैट इज दी स्वेट यानी ग्लैमिनिक स्किन रिस्पॉन्सेज हम बोलते हैं। तो ये भी पसीने के के इफेक्ट से कि किस सिचुएशन में उसका कितना उसका ग्लैमिनिक इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या था, और टेम्परेचर। तो ये सारी उसी तरह से टेम्परेचर, उसके ब्लड फ्लो में क्या वेरिएशंस है। तो ये सारे जो हम मोडालिटीज के बारे में हमने बात करी, तो आपको सिर्फ इस चीज के अगर आपको बायोफीडबैक की मशीन अगर आपके पास कभी इंट्रोड्यूस की जाए तो उसके साथ उसकी क्या क्या मोडालिटीज मिलती है, तो उसके साथ हमारे को ये मोडालिटीज मिलती है जो हमारे को ये पता करने में हमें मदद करती है। देन कम्स दी डी इज दी ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग में यहाँ पे सिंपल आपको समझाती हूँ कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले JPMR समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर वे होता है। जैसे 16 पार्ट्स में, तो हम एक एक पार्ट को लेते हैं, एक एक मसल को लेके, देन वी गोस फॉर, जैसे हेड से स्टार्ट करें, देन वी गो टू तो उसी तरह से ऑटोजेनिक जो ट्रेनिंग होती है, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग का मतलब है जैसे खुद से पैदा, मतलब खुद से जो जनरेट हम अपने आप से करते हैं। ये सेल्फ डायरेक्टेड रिलैक्सेशन होती है फॉर हीलिंग, अपने इसमें हम जो है ज्यादातर जो इन्वॉल्व करते हैं वो पैसिव रेपिटेटिव सजेशंस करते हैं, मतलब वी कीप्स ऑन गिविंग। ट्रेडिशनली पहले क्या होता था ना, जो ये ऑटोजेनिक ट्रेनिंग होती थी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होती थी, बहुत ज्यादा। इसको आप बोलेंगे कि मैम इसका कोई प्रोसीजर नहीं है या इसका कोई तरीका नहीं है, तो पहले ये प्रॉपर एक तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड सीट होती थी। बट अब जो मोस्ट ऑफ द अब आने वाले जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो इसको जो है, इसकी जो मेंटल रिपीटिंग सजेशंस होती हैं, जो हम रिपीट हम जो सजेशंस देते हैं वो इन 5 क्रमों में विभाजित है। तो आपको भी ये चीज याद है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑटोजेनिक ट्रेनिंग जो होती है उसमें ऐसे कौन सी 5 चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जो आपको मतलब ट्रेनिंग अगर आपने किसी एथलीट को देनी है तो वो क्या होता है। तो हम इसमें पहले उसको बताते हैं अबाउट द फीलिंग ऑफ हैवीनेस, कि कैसी होती है फीलिंग ऑफ हैवीनेस, एंड देन जब वो फीलिंग ऑफ हैवीनेस के बाद फीलिंग ऑफ वार्मथ होता है, एंड देन द प्रोसीजर स्टार्ट्स इन द थर्ड, जब स्लो और उसको हम हार्ट बीट के रेगुलरिटी के बारे में अवेयर कराते हैं, एंड देन द इजी ब्रीदिंग और एब्डोमेनल वॉल्थ क्या होता है, और लास्टली यहाँ पे कूलनेस ऑफ, हम यहाँ पे हेड पे उसको कूलनेस ऑफ हेड दिखाते हैं। जबकि आपने JPMR में देखा होगा कि हेड से हमने स्टार्ट किया था और एक पर्टिकुलर क्रम से चला था, तो इसका प्रोसीजर भी ऐसे ही चलता है। वी कांट चेंज द प्रोसीजर, बिकॉज अगर किसी ने वो प्रोसीजर दिया है, अगर ऑटोजेनिक ट्रेनिंग जो है हमारे को पर्टिकुलर एक तरीके से अगर हमारे को चलना है तो हमारा यही प्रोसीजर चलेगा। तो जब भी आप इसका स्क्रिप्ट बनाएंगे या इसका कभी भी इसका एक स्क्रिप्ट बनता है, तो जब वो स्क्रिप्ट बनाता है तो उसमें ये 5 चीजें जो होती है वो बहुत अनिवार्य होती हैं। अगर ये 5 चीजें नहीं होगी तो आप एक भी चीज में अगर लैक कर गए तो दैट वे, तो आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं देना है, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट वर्क। आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है कि जब भी हम ऑटोजेनिक ट्रेनिंग या आप करवाएं या करें या जो भी करें, तो ये 5 चीजें जो हैं उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देन कम्स द इमेजरी ट्रेनिंग। इसके बारे में तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा लोगों ने पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा कि इमेजरी क्या होता है। इमेजरी तो सिंपल यहाँ पे भी आपको इमेजरी और क्योंकि इमेजरी में अगर हम जाएं तो इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक, और ये बहुत ही बड़ी चीज है फॉर डिस्कशन, कि हम अगर इस पर डिस्कशन करने लगे तो वी कैन हैव अ फुल क्लास ऑन इट, बिकॉज मैं एज ऑन ग्राउंड इमेजरी ट्रेनिंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हूँ फॉर एरर करेक्शन।
मतलब जब भी आप कोई एरर कर रहे हैं रेपिटेटिवली, कोई किसी तरह का एरर करते हैं, जो मेरे द्वारा इसका प्रयोग जो है, इसके टाइप्स में आपको मैं यहाँ पे आगे आपको बता दिया जाएगा कि ये टाइप्स है, बट मैं इसको ज्यादातर जो अपने ऑन फील्ड, बिकॉज इट्स अ इंटरैक्टिव सेशन, तो मुझे अपने एक्सपीरियंस भी आपको बताते रहना है बीच में एग्जाम्पल्स में, कि हम इसका एरर करेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कि कभी किसी तरह की, मतलब अगर सपोज किसी तरह का पर्टिकुलर एलिमेंट या सॉरी प्रॉपर तरह का कोई, मान लीजिए कोई इन बॉक्सिंग पर्टिकुलर जो एथलीट है वो किसी तरह का उसका राइट पंच नहीं निकल रहा उसके, और आप एज अ कोच उसको हमेशा सिखा रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, आपको सपोज इन जिम्नास्टिक्स कि आपको जो रनवे में आपको दौड़ना है या आपको इस तरह से इस पे हाथ रखना है वॉल्ट पे, एंड देन यू हैव टू इन पर्टिकुलर गेम, तो वो बार बार दैट एथलीट इज नॉट कुड नॉट एबल टू डू इट, वो नहीं कर रहा है, तो हमने उसको एरर करेक्शन के लिए कई बार इस इमेजरी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया, कि हम उसको एरर करेक्ट करेंगे थ्रू इमेजरी। इमेजरी जो है एक बहुत बड़ा पावरफुल पैकेज है हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए, और इसमें जो है हमारी जो है सेंसेस का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, तो जब इसका स्क्रिप्ट भी बनाया जाता है तो हम इसमें जरूर इसकी साइट, साउंड, स्मेल, टच और विजन, इन सारे चीजों का जो एक एक जो है हम क्रिएट करते हैं इमोशनल हुक, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू कैन से इट्स अ मेंटल मूवी, मतलब आप एक मतलब जब हम अपनी कल्पना को करते हैं किसी उद्देश्य के लिए, किसी चीज को उसका एक उद्देश्य होता है, बट इसमें हमारे सारे जो सेंसेस हैं उसको हम क्रिएट करते हैं एक इमोशनल हुक को पाने के लिए, और फॉर एन इफेक्टिव मेंटल मूवी, कि उसमें दिमाग में एक अच्छा उसका एक चित्र बन जाए, और एक चित्र इतना अच्छा बन जाए कि दैट यू विल एबल टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। इसलिए हम ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो इनिशियली इमेजरी भी डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग कि कितना स्क्रिप्ट है और क्या है, बट इनिशियली द मोर प्रैक्टिस आप करेंगे कि तो वो कैसे वो इतना ज्यादा, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, माइकल फेल्प्स में आपने पढ़ा होगा कहीं न्यूज में, उन्होंने भी कहीं लिखा था कि उनको ही वाज परफॉर्मिंग इन सम कंपटीशन, एंड सर्टनली क्या हुआ, उनके जो ग्लेस थे उनने पहने हुए वाइल स्विमिंग कंपटीशन के दौरान, उसमें अक्सर उसमें पानी चला गया, और पानी चला गया तो पानी चलने के बाद क्या हुआ, दैट ही कुड नॉट एबल टू सी, बट उन्होंने वो उसके अंदर जब पानी चला गया उन्होंने आंखें बंद कर दी, एंड आंखें बंद करके वो स्विम करे, एंड देन उस पर्टिकुलर इवेंट में उनको गोल्ड मेडल रहा। सो उनको ये देयर ही स्पेसिफाइड कि उनका इमेजरी ट्रेनिंग इतना अच्छा था, उन्होंने अपने को इतना अच्छे से ट्रेन किया हुआ था फॉर पर्टिकुलर फॉर दैट इवेंट, दैट उनकी आंख में पानी भी चला गया, उनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, एंड देन वो सिर्फ अपनी इमेजरी ट्रेनिंग के थ्रू, और जो उन्होंने ट्रेनिंग किया था उसके थ्रू, दैट ही कुड एबल टू मेक दैट शॉट, राइट। तो इसी तरह से टाइप, और आई थिंक आपका प्रैक्टिकल सेशन में आपको शायद कोई इमेजरी सेशन करने को भी मिले अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ, तो देन यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि इमेजरी भी टाइप्स होती है, ये एक टाइप होती है कि अगर हमने कोई जर्नल ट्रेनिंग करनी है कॉग्निटिव जर्नल, तो विल हैव टू क्रिएट अ कॉग्निटिव जर्नल इमेजरी। अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्किल को, एक थॉट को करेक्ट करने के, तो देन कॉग्निटिव स्पेसिफिक इंजरी सॉरी इमेजरी वी विल हैव टू वर्क ऑन। देन द मोटिवेशनल जर्नल, अगर हम एक जर्नल अराउजल के लिए करेंगे तो देन दैट इज कॉल्ड अ मोटिवेशनल जर्नल अराउजल इमेजरी। उसी तरह से मोटिवेशनल जर्नल किसी पर्टिकुलर मास्टरी करना, एक पर्टिकुलर चीज के लिए, देन मोटिवेशनल जर्नल मास्टर इमेजरी। एंड लास्टली इज द मोटिवेशनल स्पेसिफिक इमेजरी, सपोज कि एंड मोमेंट पे दैट यू विन अ गोल्ड मेडल और समथिंग, आप पूरा उसको पिक्चर करना चाहते हैं, हाउ टू गेट दैट, देन यू मेक योर सेल्फ सो मच इमेजरी। ये सारा का सारा जो भी मैं आपको टाइम्स बता रही हूँ, या मैं इमेजरी ट्रेनिंग के बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें सिर्फ ये है कि यू हैव अ प्रॉपर स्क्रिप्ट ऑफ इट, और हर चीज को इमेजरी की ट्रेनिंग को करने के अलग अलग टाइप्स है, कि अगर आपको ये ट्रेन करना है, आपको स्पेशली एक गेम का एक पॉइंट
अपने स्किल को इम्प्रूव करना है तो यू विल हैव अ कॉग्निटिव स्पेसिफिक ट्रेनिंग की स्क्रिप्ट बनाएंगे आप और अपने प्लेयर के साथ। अगर आपको एक प्रॉपर गेम का पूरा शुरू से लेकर एंड तक करना है देन यू विल हैव अ जर्नल। अगर आपको उसके अराउजल, तो ये डिपेंड करता है कि आपने इमेजरी ट्रेनिंग अपने एथलीट को किस टाइप से और किस चीज के लिए उसको देनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द today's lecture जो सर ने आपको कराया, एंड आई अंडरस्टैंड इट्स लिटिल बिट टफ फॉर यू ऑल, क्योंकि हाँ थोड़ा वर्ड्स थोड़े से ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए नए हैं, बट आई मेक श्योर कि अगर आप इस क्लास के बाद जाके पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आने वाला है, अदरवाइज थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके बाद जैसी आपकी क्लास ओवर होती है तो प्लीज मेक सम टाइम टू लर्न ऑल दिस क्विकली। अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है तो प्लीज। करना स्टार्ट किया कि इनिशियली एथलीट जो है बार बार ही हम उसको टेस्ट कर रहे थे, तो वो बार बार जब भी उसको पर्टिकुलर कोई उसके कोच चीज सिखाते थे, लाइक बॉक्सिंग में उसको पर्टिकुलर वो सिखाए जा रहे तो वो नहीं कर पा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, कोच बहुत परेशान है, महीना हो गया, 2 महीने तक हो गया, देन द कोच लैंडेड अप एंड सेड कि हम कि मैं बार बार इसको एक चीज रिपीटेटिवली सिखा रहा हूँ और वो नहीं कर पा रहा। उसके 100 और रीजंस भी हो सकते हैं, बट जब हमने उसको असेस करा तो मुझे लगा कि अगर इसको करेक्ट करना है और उसके क्योंकि वो गलत कर रहा है, बार बार ही उसको सिखा रहे हैं, वो उसका उल्टा कर रहा है, तो अगर उसको हमें करेक्ट करना है तो लेट्स स्टार्ट विद दिस इमेजरी। तो इमेजरी इनिशियली बहुत ज्यादा टफ हुआ, क्योंकि हम ठीक वो अपना बॉक्सिंग करने जाता था, हम उससे हाफ एन आवर पहले उसको उसके ही फील्ड में वो ट्रेनिंग कराते थे और वो देन उसको रिस्पॉन्ड। तो इनिशियली 15 दिन तक कुछ रिजल्ट नहीं आया, 20वें दिन तक कोई रिजल्ट नहीं आया, बट एज द एथलीट बिकम गेट टू इट, मतलब उस इमेजरी, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको प्रैक्टिकली जो आप पूछ रहे हो, कि जब मैंने उसको इमेजरी का इतना ज्यादा उसको टेक्निक अच्छे से सिखा दिया तो देन ऑटोमेटिकली वो उस चीज पे विश्वास भी उसका आया, और डेफिनेटली वो क्विकली मुझे बोलता था कि अगर मुझे नहीं दिख रहा तो आई क्विकली यूज टू रिमेम्बर वो पूरे स्टेप्स एंड आई कुड एबल, तो उसका ऑटोमेटिकली भी वो रिस्पॉन्स ठीक होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि वो उस चीज के लिए मैं उसकी मेंटल करेक्शन कर लिया ना, जब वो मेंटल करेक्शन कर लिया तो दैट डेफिनेटली हेल्प हिम और हर, नॉट वो बट अदर्स ऑल्सो। तो ये रिलैक्सेशन की जो ये अगर आप हमेशा ट्रेनिंग करा रहे हो, अगर आप अपने फिक्सचर में या अपने शेड्यूल में इस तरह की टेक्निक जैसे JPMR और ये चीजें अगर आप डालते हो तो डेफिनेटली मसल रिलैक्सिंग जैसी प्रैक्टिकल चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, बट इट शुड ऑलवेज बी अंडर द सुपरविजन ऑफ अ गुड साइकोलॉजिस्ट, एज वेल एज धीरे धीरे जब आपको लर्न हो जाएगा तो आप भी उसको अच्छे से कर सकते हैं। सो दिस इज माय एक्सपीरियंस, दीपक पुनिया जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ऐसे नहीं समझ आएगा, आप जब 5 मिनट 15 मिनट अभी पढ़ाया एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिए, that will be better for you all. पीपीटी तो भेज मैडम पढ़ाई करेंगे। जी क्या बोल रहे हैं? पीपीटी भेज दो मैडम पढ़ाई करेंगे। अच्छा पीपीटी तो बिल्कुल दीपक सर को मैं अभी बोल दूंगी, बिकॉज लीगली वो ही आपको सेंड करेंगे, हम तो सिर्फ आपको रिविजन करने वाले मैडम है आपकी, तो हम तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे, बट मैं आपका मैसेज उनको पहुंचा दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी पीपीटी दे दीजिए बच्चों को तो वो रिविजन करेंगे।